देना चाहिए है, देना चाहिए। ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा में है कि राम राम बोलो तो जवाब दो, नमस्ते कहे तो जवाब दो उसका। माननीय जस्टिस बलबीर सिंह चौहान जी, चेयरमैन ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आदर और सम्मान के योग्य हम सबके अपने अतुल कोठारी जी, प्रोफेसर अंजू वाली टिक्कू, हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर पुष्प कुमार, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर, डॉक्टर विकेश राम त्रिपाठी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर रजनी अबी, प्रोफेसर रत्नावली, outstanding and distinguished faculty members, invited guests, delegates of the conference, and my dear students. सबसे पहले तो फैकल्टी ऑफ लॉ ने 100 वर्ष पूरे किए, आपको बहुत बहुत बधाई। और भारत के संविधान ने 75 वर्ष पूरे किए और पूरे होने वाले हैं, उस 75 वर्ष होने वाले हैं, उसके लिए भी आप सबको बधाई। और तीसरी बधाई तो इसलिए कि आप तो संविधान से भी पुराने हैं, आप तो संविधान से भी पुराने हैं, 25 वर्ष पुराने हैं। तो आपने संविधान में जिन लोगों ने बनाने में योगदान किया होगा, उसकी कहीं ना कहीं फाउंडेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी की समझ भी लगी होगी, फैकल्टी ऑफ लॉ की समझ भी लगी होगी, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बात बहुत अच्छी अतुल भाई ने कही, स्वतंत्रता की बात। ये तो ठीक है कि 1947 में हम स्वाधीन हो गए, यानी 100 के अधीन हो गए, हमारा अपना शासन हो गया और ब्रिटिश शासन से हमको मुक्ति मिली। लेकिन जहां तक स्वतंत्रता की बात है, अपने तंत्र को विकसित करने की बात है, उस पर पहले 60-70 साल बहुत काम हुआ नहीं, बहुत किसी ने सोचा नहीं। शायद उस समय की आवश्यकताएं और प्रायोरिटीज कुछ अलग रही होंगी, लेकिन कम से कम हम विश्वविद्यालयों में ये सोच सकते हैं कि जब भारत विकसित राष्ट्र होगा 2047 तक, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, तब तक हम स्वतंत्र भी हो जाएंगे। तो ये जो 100 वर्ष का हमारा अभियान था, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की तरफ, तो स्वतंत्र भी हो जाएंगे, ये एक बहुत आवश्यक है। इसी कारण से आज जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई कि भारतीय ज्ञान परंपरा का लीगल एजुकेशन में समावेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आवश्यक इसलिए है। पहली तो बात ये देखिए, लॉ फैकल्टी में बोलना बड़ी हिम्मत का काम है और बहुत समझदारी से बोलना चाहिए। उसका कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग वकील हैं, बहुत सारे लोग वकील के बाद में जज हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वकील अभी बनेंगे। लेकिन ये सारे का सारा जो स्पेक्ट्रम है ना, इसके कॉन्फिडेंस को मैं बधाई देता हूं। पहले तो क्यों कॉन्फिडेंस को आपके बधाई देता हूं? आप वो लोग हैं जिनसे पुलिस वाले भी डरते हैं। अगर पुलिस वाले किसी से डरते हैं तो वकीलों से डरते हैं। मानते हैं आप ये बात? पर पुलिस वाले ये मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? पुलिस वालों से जब बात होती है वो कहते हैं हम केवल वकीलों से डरते हैं। अगर वकीलों से डरते हैं तो पुलिस वाले, जिससे सारा समाज डरता है, एक सिविलाइज माइंड अगर किसी से डरता है तो पुलिस वाले से डरता है। मेरे कमरे में यदि कोई पुलिस वाला आ जाए तो मुझे भय लगेगा। वाइस चांसलर होने के बाद और बात है, कई कारणों से आते हैं वो, पर यदि एक साधारण एक नागरिक के कमरे में पुलिस वाला आ जाए तो उसको डर लगेगी, क्या हो गया। लेकिन वकील नहीं डरते। पुलिस वाले भी वकीलों के कमरों में घुसने से डरते हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूं पहले तो, कि आपने ऐसी रेपुटेशन बनाई है। आप कानून जानते हैं, कानून की व्याख्या भी जानते हैं, और जब ये संविधान देश का बना होगा तो आप जैसे बहुत लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान किया और भारत के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से संविधान को माना और 75 वर्ष में प्रैक्टिस भी किया। संविधान के प्रति जो आदर का भाव भारत में है, ऐसा बहुत सारे देशों में नहीं भी है।
ये एक हमारी बहुत उपलब्धि है 75 वर्ष की, कि एक श्रद्धा का भाव भारतीय समाज में अपने संविधान के लिए है। अब बात आती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की, कि अगर उसका समावेश होना है तो लीगल एजुकेशन में कैसे उसका समावेश भारतीय ज्ञान परंपरा का हो सकता है। आप सब मानते हैं, हम सब, कि 8000 वर्ष से ज्यादा पुरानी भारत की सभ्यता है और भारत की सभ्यता श्रेष्ठ सभ्यता रही। इसमें कोई मनों में किसी के भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि श्रेष्ठ सभ्यता रही। और श्रेष्ठ सभ्यता तभी हो सकती है जब वहां पे श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था हो। अगर श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था नहीं होगी तो श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था हो नहीं सकती है। और हमारा भारत का समाज तो धर्म आधारित समाज रहा है, वो न्याय से ही संभव है। इस कारण से कुछ अच्छा और बहुत सारा अच्छा रहा होगा भारत के अंदर, उसमें से क्या क्या अब शिक्षा के अंदर लाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर हमको विचार करना चाहिए, कैसे, कहां से क्या लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में रही होंगी उस समय। जब अतुल भाई ने योग की बात की, बहुत सही बात है कि योग शरीर, मन, आत्मा और भावना को संतुलित करता है, मन को अच्छा करता है, तन को अच्छा करता है, जिससे हम अच्छा काम कर सकें। ये योग का एक दृष्टिकोण है, पर भगवान कृष्ण ने गीता में योग को दूसरी तरह से बताया, और वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। जब भगवान ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कार्य में, कर्म में कुशलता ही योग्य है। यदि आप प्राध्यापक हैं तो आपका बहुत बड़ा योग जो है अच्छे से कक्षा लेना है। आप प्राध्यापक हैं तो आपको ज्ञान का सृजन करना है। आप अध्यापक हैं तो आपके जीवन से आपके विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये आपके लिए योग जरूर है। खाली रामदेव जी का आधे पौने घंटे, 1 घंटे का योग आप करेंगे, आप अच्छे तो हो सकते हैं, पर आपकी जो मूल, भगवान कृष्ण ने कहा है, देखो जी ये तो अच्छा ही कहा होगा, भगवान ने तो गलत नहीं कहा। तो इस कारण से यदि आप 1 घंटे सुबह योग करके आए, बहुत अच्छी बात है। और आने के बाद में जब क्लास का समय था, अब विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, बच्चों आपके लिए भी कह रहा हूं, खाली टीचर्स के लिए नहीं कह रहा, आप भी बहुत सारा योग करके सुबह आए। जब क्लास लगनी थी, आप और प्राध्यापक दोनों कैंटीन में समोसे खा रहे थे। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो ये जो है, ये योग की नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई आपने कर ली सुबह, पर सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। याद रखना, भगवान कृष्ण ने कही है, तो गलत तो ये हो ही नहीं सकती कि अपने कार्य को सही से काम करना ही योग है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की एक झलक दिखला रहा हूं कि किस तरीके से आज से 5000 वर्ष पूर्व यदि भगवान ऐसा कह सकते हैं, तो कितनी श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा भारत की रही है और भारत ने उसको प्रैक्टिस किया है। दूसरी बात, 2-3 बातें। अभी क्या है कि भारत में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में लीडरशिप का क्राइसिस है। अगर अब इस काम को भी करना है कि ज्ञान परंपरा से विधि शिक्षा में कैसे समावेश हो, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। काम करने वाले भी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने वाले भी चाहिए, और उनमें साहस भी चाहिए इस बात के लिए। और अगर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में उसका क्राइसिस नजर आता है, तो क्या है, उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक और संस्कृत से बात है कि हम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो हम भी सोचते हैं कि यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए और सबका होना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुर्माते संगो सत्व कर्मणि। यानी भारत के धर्म में, भारत की ज्ञान परंपरा में कर्म को प्राथमिकता दी गई है। इसमें क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, हमको करना ही चाहिए, लेकिन उसमें से अपना फल नहीं ढूंढना चाहिए। मेरा इसमें क्या फायदा होगा ये नहीं ढूंढना चाहिए। और अगर उसके अलग हटकर आप जब कर्म करते हैं तो वो योग भी कहलाता है और वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में भी सहायक होता है। अगर हम अपना फायदा उसमें देखें कि मुझे ये फायदा होगा इसलिए मैं ये काम करूंगा, थोड़े समय तो चल सकता है, लेकिन पूरे समाज को, देश को और इंस्टीट्यूशंस का उससे भला होता नहीं है। ये दूसरी ज्ञान परंपरा की मैं बात है जो कि एक हमको इस पे सोचना चाहिए। तीसरी बात, एक संस्कृत में और कहा गया
शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें। देखिए 3 शब्द हैं ये, विद्या, धर्म, विद्या, धर्म, संस्कार। अभी मैं उस पर आता हूं। क्या कहा आपने, सबने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रताम धर्मा प्रोन्ति, धनात् धर्म तथा सुखम। ये भारत की ज्ञान की परंपरा है। मतलब इसमें क्या कि पहले तो विद्या से विनम्रता आनी चाहिए। और हो क्या रहा है कि जिसको विद्या आई और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से विद्या आ गई, उसको अहंकार आ गया और वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अहंकार से कैसे बचा जाए? यदि विद्या से आप में विनम्रता नहीं आ रही है तो विद्या लेने में कोई कमी तो कहीं रह गई। ये बहुत ध्यान, और दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को भी ध्यान करने की आवश्यकता है। और उस विनय से, विनम्रता से आप योग्य बनते हैं उसके लिए। जब आप योग्य बनते हैं तो आपको धन आता है और धन से आप धर्म का काम करते हैं और धर्म से सुख आता है। ये एक सीक्वेंस है पूरा का पूरा। कितनी बड़ी बात है। इसको प्रैक्टिस करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते हैं पहले, सबसे पहले धन कमा लें। जब धन कमा लेंगे तो थोड़ी धर्म की बात भी कर लेंगे, और थोड़ी सी धर्म की बात करेंगे तो सोचेंगे कि बहुत सारा सुख हमको आ गया। लेकिन सही संदर्भ में व्याख्या करके, अभी मैं लीगल एजुकेशन पे आता हूं। ये तो ठीक है कि अभी जो हमारा मॉडर्न लीगल एजुकेशन सिस्टम है, ये ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम से आधारित है। सही भी है कि उन्होंने राज्य किया, इसमें उनको कसूरवार ठहराना आसान है, लेकिन उससे कुछ निकलेगा नहीं। कारण क्या था? उनका शासन था, उनकी व्यवस्थाएं थी भारत के हिसाब से, क्योंकि हम गुलाम थे उनके। उन्होंने भारत के हिसाब से उसको थोड़ा फेरबदल करके भारत में लागू किया। पर आज तो स्वाधीन हम हो गए, 75 वर्ष आजादी अभी भारत ने मनाई, सबने मनाई। तो अब अगर हम अपने कानून, अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई और तो करके हमको देगा नहीं। और ये 5000, 8000, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, इसको अपने हिसाब से उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए, और वो आवश्यक भी है कि हमको इस पे जाना चाहिए। अभी मैं एक देख रहा था, आदरणीय अतुल भाई का पास एक ध्येय वाक्य बहुत अच्छा था, माँ मातृभूमि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी बातें भारत की शिक्षा में, शिक्षा के तंत्र में, करिकुलम में, क्लासरूम में तो कभी हुई नहीं, क्योंकि पहले जैसा मिला हमने वैसा आगे बढ़े। हो सकता है कि और बहुत प्रायोरिटीज थी देश के अंदर, इस पे ध्यान न दिया गया होता, लेकिन आज तो राइट समय है, सब कंट्रोल में है। आज भारत को बहुत ध्यान से, समझ से इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ सोचना चाहिए। अभी 3 नए लॉ आए। इंडियन पीनल कोड रिप्लेस हो गया, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारत, और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिप्लेस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा, और द इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले जो विश्वविद्यालय के सामने चैलेंज है कि जब ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे तो आपको अपना करिकुलम बदलना चाहिए। मैं पुष्प कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो 5 साल के लॉ को देख रहे हैं, आप डीन मैडम के साथ मिलके पहले तो 5 साल वाले में इमीडिएटली लागू कीजिए इसको, क्योंकि उसका करिकुलम तो अभी बन रहा है। इसको इमीडिएटली ये सारा इसमें आना चाहिए, समावेश कीजिए 5 साल वाले में। रह गया जो हम अपना जो लॉ चलाते हैं 3 साल का हमारा पुराना, उसके लिए भी मैं डीन मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका समावेश कीजिए। और ये जो अब सत्र नया शुरू होगा, इसमें जो हम एडमिशन करेंगे उन बच्चों को ये तीनों नए कानून हमको पढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब 24 से लागू हो गए, जो देश में लागू हो गए, वही तो बच्चों को पढ़ाने चाहिए। एक तो ये कि क्या क्या नया लागू होगा वो एक अलग विषय है, पर जो हो गया उसको पढ़ाने के लिए करिकुलम में चेंजेस लेने चाहिए, और इस 24-25 एकेडमिक सेशन से हम इसको लागू करें। और जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, देखिए वो सब्जेक्ट, बच्चा यदि पिताजी से कहे कि आपका, मेरा अधिकार है कि आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, बाप की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? वो चाहे 5,000 दे दे, 8,000 दे दे, अपनी ताकत से ज्यादा माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। पर अगर आप माँ बाप को ये कहो कि ये मेरा अधिकार है, आपको देना है,
इसमें आपका कुछ नहीं है, मेरा अधिकार है ये। आप सोचिए क्या वातावरण निर्माण होगा घर का। घर के वातावरण से तो हम चिंतित होते हैं, जब देश में ये वातावरण हम बनाते हैं तो चिंता नहीं करते इस बात की। ये एक सोचने की बात है। इस कारण से जो अधिकार बेस्ड मामला है, चाहे उसका आउटपुट लगभग एक हो लेकिन भावना अलग हो जाती है, हमको इसको बनाना चाहिए ड्यूटी बेस्ड सिस्टम। नाउ ड्यूटी बेस्ड सिस्टम, मेरे क्या कर्तव्य हैं, आप में विनम्रता रहेगी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा, ये बहुत आवश्यक है। इसी कारण से जो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, अभी क्या हुआ है, आजादी के 75 साल की उपलब्धि यदि मैं कहूं तो एक उपलब्धि बहुत है कि भारत में अपनी चिंता करने वाले लोग बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले लोग कम हो गए, और बहुत कम हो गए। सबको लगता है कि मेरा हित क्या है, मेरा हित क्या है, मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त का, परिवार का हित क्या है। जनहित की जो बात है वो नारों में तो है, व्यवहार में नहीं नजर आती, क्योंकि हमारे माइंड कंडीशन हो गए इसी तरह से अपने हित को देखने के लिए। इसी कारण से सेल्फ सेंटर राइट बेस्ड अप्रोच से हमको सोसाइटी सेंटर ड्यूटी बेस्ड अप्रोच की तरफ जाना है। यानी जन कल्याण, सबके कल्याण की भावना से कर्तव्य बेस्ड लॉज बने। क्या भारतीय ज्ञान परंपरा से इसमें लाया जा सकता है कि ये भाव का निर्माण ही ना हो, ये मेरा अधिकार है। देखो, अधिकार अपनापन निकाल देता है, विनम्रता निकाल देता है, बहुत सारी समझ भी निकाल देता है, और आपकी, मैं तो कहता हूं, रैशनैलिटी भी निकाल देता है। इस कारण से ये एक बहुत ही सीरियस विषय है। फैकल्टी ऑफ लॉ के टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि आप इसको कट कॉपी पेस्ट करने की बजाय, सिर्फ उसको संस्कृत से इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन करने की बजाय, उसके भाव को करिकुलम में लाने का प्रयास करें। मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा भी करेंगे ना तो देश उसको फॉलो करेगा, और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और कैसे हम अपने तंत्र को विकसित करने में इसमें कर सकते हैं, और इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए। जब हम कहते हैं धर्म है, तो धर्म का मतलब क्या, इस पर एक रिसर्च करनी चाहिए फैकल्टी को। और क्योंकि देखिए, अब राजा का धर्म क्या है। अब हम कहते हैं कि करुणा का भाव सब में होना चाहिए, विनम्रता हमें रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजा में दोनों गुण तो होने चाहिए। लेकिन राजा का कर्तव्य है सीमाओं की सुरक्षा। अगर कोई राजा अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं रख सकता तो राजा बनने के योग्य वो है नहीं। और शत्रु को माफ करने की भारत ने जितनी बड़ी कीमत चुकाई है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा भी उसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर गई, कि हमने मने से बना दिया शत्रु को माफ करना। शत्रु ने आके हमारे पास आए और माफी मांग ली, हमने माफ कर दिया। देखिए, ये धर्म की बात, ज्ञान की बात देश के अंदर, देश के नागरिकों के लिए और सज्जनों के लिए है। दुष्टों को की दुष्टता को उन इंस्ट्रूमेंट से नहीं निपटा जा सकता। पृथ्वीराज चौहान की एक गलती, पृथ्वीराज चौहान की एक गलती ने सदियों तक कीमत चुकाई है उसकी। एक गलती पृथ्वीराज चौहान की और सदियों तक उसकी कीमत देश ने चुकाई है, समाज ने चुकाई है, भारत के समाज ने चुकाई है। तो राजा का जो धर्म है वो क्या धर्म है? अगर भारत के प्रधानमंत्री का क्या धर्म है? क्या वो सीमाओं की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? अगर करते हैं तो वो अपने धर्म से चूकते हैं। करुणा किसके साथ? तो इसलिए इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो अतुल भाई ने कहा बहुत अच्छा कि एक भारतीय ज्ञान परंपरा का सेंटर बने। तो अभी क्या है, लॉ के अंदर लॉ से रिलेटेड काम होंगे, साइकोलॉजी वाले अपना करेंगे, फिलॉसफी वाले अपना करेंगे। तो विद इन डिपार्टमेंट ये यूनिट क्रिएट होने चाहिए, रादर एक सेंट्रलाइज यूनिट, विद इन डिपार्टमेंट उस पर काम हो। दूसरा, भारत में कर्म को बहुत प्रधानता दी गई। तो कर्म की जो बात है, मैंने कर्मण्येवाधिकारस्तु भी और भगवान का भी बता दिया, कृष्ण ने क्या कहा। तो कर्म, और एक और शब्द है जो बहुत कई बार भ्रमित हो जाते हैं, अहिंसा। इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब लीगल सिस्टम का सिस्टम डिजाइन होगा तो अहिंसा का मतलब क्या, और किसके लिए अहिंसा, कितनी अहिंसा, कहां तक अहिंसा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म, अच्छी बात है, अच्छी बात है अहिंसा परमो धर्म, पर सबके लिए अच्छी हो ये सोचने वाली बात है। इस पर भी मतलब ठीक से रिसर्च होगा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पेपर इस पे बनेंगे, तो शायद हम अपने तंत्र को जब विकसित करेंगे तो उसको प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे।
इसी कारण से, लेकिन भारत की सभ्यता देखिए इंसानियत की सभ्यता है, मानवता की सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की सभ्यता है। आप शांति मंत्री देखिए कितना अच्छा है। तो सबका भला सोचने वाली भारत की सभ्यता है, पर अपना बचाव करना भी भारत की सभ्यता है। 800 साल की गुलामी हमने ही झेली है, यही सब ज्ञान परंपरा तब भी थी, तब अपने परम वैभव पे थी जब से हमने परातन शुरू हुआ हमारा। याद रखना इसको, इसमें करेक्शन भी चाहिए। 100% इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि भारत अब दोबारा गुलामी नहीं लेगा। ये भारत का मन और मानस बनना चाहिए। किसी भी कॉस्ट पे नहीं लेगा, किसी भी कॉस्ट पे नहीं लेगा। पृथ्वीराज चौहान से श्रेष्ठ राजा नहीं हुआ, वन ऑफ द श्रेष्ठ राजा, और उसकी एक गलती ने लोग हिस्टोरियन बहस करते हैं कि 17 बार नहीं हराया था जी, एक ही बार हराया था या 2 बार हराया था। उस बहस में जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार भी हराया था माफ नहीं किया जाता है। तो इसी कारण से ये जो परंपरा हमारी है, श्रेष्ठ परंपरा है। श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति भी बहुत गलती कई बार कर जाते हैं अपनी, वो सोच ही नहीं पाते कि दुश्मन कैसा हो सकता है। इसी कारण से ये धर्म डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। सबके लिए एक धर्म नहीं हो सकता। इसका उदाहरण है। और धर्म आधारित समाज में याद रखिएगा, लास्ट बात कह रहा हूं, धर्म आधारित समाज में अधर्म ना हो ये नहीं हो सकता। इसीलिए न्याय की व्यवस्था चाहिए, श्रेष्ठ न्याय की व्यवस्था चाहिए कि धर्म आधारित समाज में अधर्म होगा ही। भगवान राम का जीवन देखिए ना, वो तो हमारे भगवान थे, उनको कितना परेशान होना पड़ा। भगवान कृष्ण का देखिए, बचपन से लेके तब तक पूरी अधर्म की व्यवस्था चली उनके साथ साथ, भगवान के साथ साथ। अगर भगवान ही नहीं बचे, वो सब धर्म, भारतीय ज्ञान परंपरा और धार्मिक उसमें भगवान ही नहीं बचे, उनको पूरा संघर्ष करना पड़ा। तो इसलिए न्याय की कठोर व्यवस्था की आवश्यकता है ही, कितना भी धर्म बेस्ड समाज आप बना लें। सतयुग में नहीं बचे तो कलयुग में कैसे बचेंगे? इसलिए दुष्ट तो होंगे ही, खराब व्यक्ति होंगे ही, उनका अपना आचरण है। इसी कारण से एक अच्छी श्रेष्ठ न्याय की व्यवस्था चले, सज्जन को कष्ट ना हो, दुर्जन न बचे, ऐसी व्यवस्था करे। तो इसी कारण से अधर्म कैसे कम हो जाए, ये शिक्षा में समावेश हो, ताकि न्याय व्यवस्था मजबूत रहे। इसलिए न्याय के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उसको बहुत लचीला नहीं बनाया जा सकता। अगर वो बनेगा बहुत नुकसान होगा। याद करना, भगवान राम का जीवन और भगवान कृष्ण का जीवन, दोनों जीवन पूरे जिंदगी संघर्ष निकल गई भारत में। और भगवान ने तो कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कह रहे हैं हर युग में आऊंगा। अब हर युग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी क्या? और कलयुग में तो ज्यादा पड़ेगी उनकी आवश्यकता। उनकी आवश्यकता ना पड़े, इस कारण से वकीलों की बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि समाज इतना खराब ना हो जाए कि भगवान को ही आना पड़ जाए यहाँ पे वापस। तो इस कारण से आप अपनी जिम्मेदारी समझें और प्राध्यापक भी समझें, अपने अपने धर्म को भी निभाएं, और जो हमारा काम है उसको अच्छे से करें, और एक श्रेष्ठ करिकुलम डिजाइन करें। और करिकुलम डिजाइन भी हो जाएगा, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी करें, ऐसा मन तैयार करें। यही हमारा काम है, यही देश हमसे अपेक्षा करता है। 25 वर्ष का समय है, हमको बहुत अच्छे से करना है ताकि अपना तंत्र सही से विकसित हो पाए, और हम एक श्रेष्ठ सिस्टम्स देश के लिए करें, और देश भी उसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे। उसके बाद अच्छी चीज़ को दुनिया फॉलो करती है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ और डीन मैडम का बहुत बहुत आभार। मैडम एक अच्छा काम करिए, देश आपसे अपेक्षा रखता है। बहुत बहुत आभार।